हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारे वीडियो सीरीज़ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड का छठा पार्ट है। पहले 5 वीडियोज़ में हम लोगों ने पहले के 5 चैप्टर देख लिए हैं। इकोनॉमिक सर्वे में टोटल 17 चैप्टर्स हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। शुरू करने से पहले हम इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में हम सबसे पहले झारखंड के लैंड रिसोर्सेज के बारे में जानकारी लेंगे। फिर क्रॉप्स के बारे देखेंगे, जिसमें रबी और खरीफ क्रॉप है। जायद क्रॉप के बारे हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चरल इनपुट्स के बारे में। फिर देखेंगे हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और एट लास्ट इस सेक्शन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी लेंगे। लैंड रिसोर्सेज से शुरू करते हैं। तो टोटल एरिया, सबसे पहले झारखंड का टोटल एरिया कितना है, तो इसका 2 यूनिट में मेज़र होता है, एक हेक्टेयर में और एक स्क्वायर किलोमीटर में। तो हेक्टेयर में देखें तो 79,72,000 हेक्टेयर्स है। वहीं स्क्वायर किलोमीटर में 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। अब एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ दे, सबसे अच्छा है कि अगर हम कन्वर्जन का यूनिट अगर जान लेते हैं, जो कन्वर्जन का तरीका है वो जान ले, तो हमारे लिए आसानी होगा। तो 1 हेक्टेयर इज़ इक्वल टू 0.01 स्क्वायर किलोमीटर है। नोट में देख लेते हैं। मतलब अगर स्क्वायर किलोमीटर में है तो उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हेक्टेयर्स में आ जाएगा, और हेक्टेयर्स में है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये यूनिट देख लिया हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेट सोन एरिया, बुआई का क्षेत्र कितना है। तो ये है 13,28,485 हेक्टेयर्स फॉर द ईयर 2020-21 के लिए, और ये जनरली 17% के अराउंड आता है ये। अब देखते हैं हम लोग झारखंड में टोटल एग्रोक्लाइमेटिक सब जोन्स कितने हैं। तो टोटल सब जोन्स है 3। इंडिया में टोटल जोन्स कितने हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, वो है इंडिया में 15 हैं। उसमें 3 लाई करते हैं झारखंड में। कौन कौन से हैं? द वेस्टर्न प्लेटू जोन, नेक्स्ट है द सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जोन, और लास्ट है द साउथ ईस्टर्न प्लेटू जोन। आगे बढ़ते हैं हम लोग लैंड रिसोर्सेज में देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। अगर 100% लैंड है झारखंड में तो वो किस किस एरिया में किस तरह से डिवाइडेड है। तो टोटल 9 एरियाज़ होते हैं, जैसे एरियाज़ अंडर फॉरेस्ट, नेट सोन एरिया, फिर करंट फैलो लैंड एंड अदर फैलो लैंड, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, लैंड अंडर ट्री क्रॉप, फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, फिर बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड क्या होता है, और परमानेंट पैस्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, इसमें कितना परसेंटेज है जो यूज़ होता है लैंड में। जो हम लोगों का एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो 28 to 29% वैरी करता है। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट देखेंगे उसमें 29% है, 29.04 है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 29.04 है। तो ये 28%, एक जगह पे वहाँ पे 28% भी लिखा हुआ है। तो एरिया अंडर फॉरेस्ट कितना है? तो 28% है। जो बुआई का क्षेत्र है वो कितना है? तो 17% है। अब आता है 2, एक करंट फैलो लैंड और एक अदर फैलो लैंड। फैलोइंग एक प्रोसेस होता है। फैलोइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर कोई भी ज़मीन में हम लोग खेती कर रहे हैं तो उसको रेस्ट देते हैं। तो अगर उसको रेस्ट देने का प्रोसेस को फैलोइंग बोलते हैं। अगर उसको 1 साल से कम के लिए रेस्ट दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं करंट फैलो लैंड। और अगर उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए रेस्ट दे रहे हैं, मतलब 1 साल से लेके 5 साल के बीच में, 1 साल से ज़्यादा है लेकिन 5 साल से कम है, इसके लिए अगर रेस्ट दिए तो अदर फैलो लैंड हो जाता है। और अगर 5 साल से ज़्यादा के लिए वो मतलब फैलो के लिए मतलब उसको यूज़ नहीं किए हैं तो उसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर दैन 5 ईयर्स, इसको बोलेंगे ग्रेटर दैन 5 ईयर्स। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गया। अब देखें कि एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ क्या है, तो ये 9% है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पे घर बन गया है, जहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, जितना भी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का जगह है वो होता है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़। जहाँ पे इंसान रहते हैं, फैक्ट्रीज बनते हैं, वो यहाँ पे आ गया। अब आते हैं, एक आता है लैंड अंडर ट्री क्रॉप, तो ये 2% है। और फिर है बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड, जो बैरन हो गया, जो बंजर भूमि है, वो कितना है? तो 7% है झारखंड में।
और जो गौचर भूमि बोलते हैं, जो ग्रेजिंग लैंड जो फिक्स रहता है कि यहाँ पे सिर्फ चरने के लिए ही फिक्स्ड है, तो वो 2% है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि करंट फैलो लैंड से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो ये याद रखना है कि फैलोइंग इसमें लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन 1 ईयर। अदर फैलो लैंड में 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम, और कल्चरेबल वेस्ट लैंड में 5 साल से ज़्यादा। और जो बैरन हो गया, इसको तो बंजर भूमि, ये बंजर भूमि हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉप्स। क्रॉप्स में हम लोग 2 क्रॉप्स देखेंगे, खरीफ और रबी क्रॉप। अब इसमें क्या क्या देखना है हमें, तो एरिया देखना है, कितना एरिया में बुआई हुआ है, कितना एरिया में जो हम लोग लगा रहे हैं पौधा को, फिर उसको प्रोडक्शन क्या है, कितना क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन मिल रहा है, और यील्ड क्या है, पर हेक्टेयर कितना हमारा यील्ड आता है। सबसे पहले एरिया वाइज देख लेते हैं। तो खरीफ क्रॉप में जो एरिया हम देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो पैडी का है, धान का। ये धान, पैडी मतलब धान, इसी से चावल बनता है। नेक्स्ट है मेज़, मक्का, फिर मिलेट्स, फिर पल्सेस, फिर ऑयल सीड्स, दलहन। इधर ये दलहन हो गया, और तिलहन। ऑयल सीड्स में जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, वैसे पल्सेस में जितने भी पल्सेस हैं, दाल दलहन जितने हैं वो हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो वो पैडी का है। हर साल में देखें तो पैडी का ही है, लेकिन सिर्फ पैडी का ईयर वाइज कंपैरिजन करें तो 2020-21 में, फिर 21-22 में, फिर 22-23 का जो कंपैरिजन करें तो देखें कि 21-22 में थोड़ा बढ़ा है, फिर ये घटा है। इसको हम लोग सबसे अच्छा है कि चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 20-21 में, जो 20-21 में था और 21-22 में था, इसका तो ठीक है, लेकिन जो 22-23 में रहा है वो डिक्रीज़ किया है, नीचे डिक्रीज़ हुआ है। और सबसे ज़्यादा बस याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका, पैडी का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि खरीफ क्रॉप में जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो मेनली जो डेटा दिया हुआ था वो पैडी और मेज़ का दिया हुआ है। तो अगर एरिया में अगर कम लगाएंगे तो प्रोडक्शन भी कम ही होगा। और ये जो प्रोडक्शन है इन 1000 टन्स है, मतलब जितना दिया हुआ है इसमें फिर से 3 जीरो और लगाना है, फिर आएगा उतना टन्स है। तो प्रोडक्शन भी हम लोगों का 21-22 में बस बढ़ा होगा, 20-21 से फिर घटा है, 22-23 में हम लोगों का प्रोडक्शन घटा है। ये याद रखना, 22-23 में प्रोडक्शन घटा है। इससे पूछेगा नहीं, बस पूछता है कि जो भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि मेन सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप का है, एरिया है, किसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, और मेन 2 क्रॉप्स पूछ लिए जाएंगे। तो मेन 2 क्रॉप्स है पैडी और मेज़। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कि यील्ड में, यील्ड सबसे ज़्यादा किसका है। यील्ड को हमेशा नापते हैं केजी पर हेक्टेयर, जैसे एफिशिएंसी होता है वैसे यील्ड होता है। 1 हेक्टेयर से हम लोग कितना से ज़्यादा उगा सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग गौर करेंगे तो एक येलो लाइन दिख रहा है, येलो लाइन किसका है, तो पल्सेस का। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा हाई यील्डिंग क्रॉप क्या है, तो पल्सेस है। तो पल्सेस इसीलिए झारखंड में सबसे ज़्यादा जो चहीता फसल है वो पल्सेस का ही है, क्योंकि इसका यील्ड सबसे ज़्यादा है। ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब रबी क्रॉप्स के ऊपर। रबी क्रॉप्स का जैसे पहले खरीफ का देखा, अब इसका एरिया देख लेते हैं। तो रबी क्रॉप में क्या क्या आ जाता है, तो वीट आ जाता है, गेहूँ, फिर पल्सेस और ऑयल सीड्स। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो अभी यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो 22-23 में सबसे ज़्यादा है पल्सेस का ही है, पल्सेस नहीं, ऑयल सीड्स का है, फिर पल्सेस का है, और फिर वीट का है। ये 3 हमारा हो गया। नेक्स्ट उसी को हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं किसका क्या है, चार्ट फॉर्मेट में एरिया। अब आता है प्रोडक्शन पे। जब पल्सेस का सबसे ज़्यादा एरिया था और प्रोडक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे वीट का सबसे ज़्यादा है इन 1000 टन से, पल्सेस, फिर ऑयल सीड्स हो गया, और फिर मेज़ हो गया। वीट सबसे ज़्यादा है, येलो में जो है ये वीट है, चार्ट से देख सकते हैं। अब अगर फिर से यील्ड का देखते हैं तो हाई यील्डिंग सबसे ज़्यादा कौन है, तो यहाँ पे भी वही पल्सेस ही हैं, येलो लाइन में पल्सेस, ये वाला येलो लाइन जो डिनोट करता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आए कि सबसे हाई यील्डिंग क्रॉप कौन सा है, तो हमारे लिए पल्सेस है।
नेक्स्ट अब हम लोग अगले टॉपिक पे देखते हैं जो कि है एग्रीकल्चरल इनपुट्स। उसमें दो टॉपिक सब टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। एक है इरिगेशन, नेक्स्ट देखेंगे फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले देखते हैं इरिगेशन के बारे में। जो झारखंड का इरिगेटेड एरिया है वो हमारा डिक्रीज़ हुआ है। कितना था पहले? 2,50,826 हेक्टेयर्स था 2019-20 में, वो घट के कितना आ गया 2,37,000 के अराउंड। तो हमारा इरिगेशन डिक्रीज़ हुआ है। क्वेश्चंस जो बनने का चांसेस होता है वो उसके बाद वाले टॉपिक से बनता है, जैसे कि माइक्रो इरिगेशन। जितना इरिगेटेड एरिया है उसमें हमारा माइक्रो इरिगेशन कितना है, तो उसमें दो टाइप के माइक्रो इरिगेशन आते हैं। एक स्प्रिंकलर मेथड होता है और एक ड्रिप इरिगेशन होता है। ड्रिप में वही टपक पद्धति से जो हमारा सिंचाई करते हैं, बूंद बूंद पानी, जो ड्रिप इरिगेशन है। तो ड्रिप इरिगेशन का परसेंटेज कितना है माइक्रो इरिगेशन में? तो 59, और स्प्रिंकलर्स का कितना है? 41%। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट जेपीएससी का मेंस लिख रहे हैं वो ये डेटा को याद रखें, और इन डेटा को जब भी जहाँ भी क्वेश्चन वैसा मिले वहाँ पे इन डेटा को ज़रूर से ज़रूर कोट करें, तो ज़्यादा मार्क्स वो फेच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस इरिगेटेड एरिया सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है। तो हमारे झारखंड में हमें पता है, इससे बहुत क्वेश्चन बने भी हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होता है वेल से होता है। तो उसका परसेंटेज कितना? 37% जो इरिगेटेड एरिया है वो वेल से सिंचाई होता है। फिर नेक्स्ट में आता है टैंक से थ्रू 30%, फिर कैनाल्स 2% और अदर सोर्सेज 31%। ये इरिगेशन हो गया। अब आता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में दो टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, एक केमिकल और एक होता है नेचुरल। इसी को ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या आता है? यूरिया, डीएपी, एनपीकेज और एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है। अब इसमें यूसेज देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किसका है, तो यूरिया, फिर डीएपी, एनपीके, फिर एमओपी। इन केस अगर पूछ ले तो इसको देखना है। अब देखते हैं यूरिया में अगर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, तो यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो नाइट्रोजन, ये है 41%। ये साइंस में क्वेश्चन आ सकता है। ये इस सेक्शन से जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एग्रीकल्चरल साइंस है यहाँ से क्वेश्चन आता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना, तो 41%। और डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, नाम ही है डाई अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम जहाँ पर नाइट्रोजन होगा, फॉस्फेट जहाँ पोटास होगा, तो फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन है 18% और फॉस्फोरस होता है 46%। फिर एनपीके, तो एनपीके बहुत तरह का आता है, जैसे 5110 आता है, एक 511000, फिर 1261 आता है, फिर 1818 आता है। डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एनपीकेज रहता है। अब इसमें क्या होता है, ये एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब ये बताता है केमिकल कंपोजिशन कि जैसे 5110 है, इसमें 51% हमारा नाइट्रोजन है और 10% फॉस्फोरस है और पोटेशियम नहीं है। वैसे 1261 में 12% नाइट्रोजन और 61% फॉस्फोरस। और जो 1818 हो गया, या फिर 1919 भी होता है। मेनली इसको बोलते हैं 1:1:1, मतलब तीनों जो एनपीके माइक्रो कंपोनेंट जो है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का, तीनों बराबर मात्रा में रहता है। तो वैसे एनपीकेज हो गया। फिर आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये होता है पोटेशियम, 60% इसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा रहता है। नेचुरली हमें जो नाइट्रोजन मिल जाता है, पोटेशियम मिलने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारे, क्योंकि ये रॉक का जब वेदरिंग होगा तभी हमें पोटेशियम मिलेगा, और अदर कोई सोर्सेज नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, उसकी वजह से हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। फॉस्फोरस भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन पोटेशियम में दिक्कत आता है। नेक्स्ट जो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ था वो है जो कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स है। कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स को क्या देखते हैं कि ये इंक्रीज़ हो रहा है झारखंड में। कंपोस्ट फर्टिलाइज़र जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स में इसका गिनती आता है, उसका यूसेज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। कि कहाँ से कहाँ कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 2486 टन से लेके 11,918 टन तक हुआ है 2018-19 से 2020-21 के बीच में। तो ये हो गया हमारा फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चरल फाइनेंसेस। उसमें दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस के बारे में आगे जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लेके आती हैं वहाँ पे डिटेल में आगे दिया हुआ है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो एग्रीकल्चर क्रेडिट, इसको भी हम लोगों ने शायद चैप्टर 3 में जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस है वहाँ पे अच्छे से पढ़ा है, एग्रीकल्चर सेक्शन में वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी लिया था। वही है जो किसान को कहाँ कहाँ से वो लोग पैसा लोन ले सकते हैं अपने फसल को लगाने के लिए। तो वही एक है एग्जांपल हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। ये लॉन्च कब हुआ था? 2012 में हुआ था। और इसमें नंबर ऑफ़ अकाउंट्स दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ़ अकाउंट्स खुले हैं और टिल डेट आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो उन दोनों का डेटा दिया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस स्कीम का नाम पता होना चाहिए और कब लॉन्च हुआ है और इसमें क्या होता है, जो कि 3rd चैप्टर में अच्छे से बताए हैं मैंने। अब आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल स्टोरेज। अब किसान के पास सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि सिर्फ झारखंड में नहीं, इंडिया का, जैसे ये किसी का खेत हो गया, यहाँ पे लोगों ने फसल लगाया है, ये कोई फसल मान लेते हैं, ये एक फसल हो गया। अब फिर इसको हार्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे हार्वेस्ट करके बोरी में पैक भी कर लिए, ये हार्वेस्ट हो गया नेक्स्ट प्रोसेस में। अब इसको क्या करना है? कस्टमर तक पहुँचाना है। अब कस्टमर के पास, कस्टमर यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर A B C D, बहुत सारे कस्टमर है। अब इस जो ये फूड है, फूड आइटम जो हो गया हार्वेस्टिंग के बाद, या हार्वेस्टिंग हो गया फिर प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद अब इनको यहाँ तक पहुँचाना है। ये काम होता है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन करना है। अब ट्रक से कीजिए, बैलगाड़ी से कीजिए, ट्रेन से कीजिए, एरोप्लेन से कीजिए, कैसे भी ट्रांसपोर्टेशन करना है। प्रॉब्लम आता है हमारा यहाँ पे जो फूड, पहले हम लोगों ने, किसान उगा लेता है फूड, उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग भी हो जाता है, पैकेजिंग भी हो जाता है। स्टोरेज में जैसे अगर धान हो गया उसका स्टोरेज हो गया, गेहूँ हो गया उसका स्टोरेज हो गया, पल्सेस हो गया उसका स्टोरेज, इनका स्टोरेज फिर भी आसान है। लेकिन जो वेजिटेबल्स है, जो कि जिसका सेल्फ लाइफ कम होता है, उसका स्टोरेज में बहुत प्रॉब्लम है। जो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 टाइप का स्टोरेज होगा, एक ड्राई स्टोरेज और एक आएगा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में मेनली हम लोग हॉर्टिकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है उसको रखेंगे, जैसे फल हो गया, फूल हो गया और सब्जियां हो गए, वो कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। ड्राई स्टोरेज में दलहन तिलहन हो गया और जो मेन हम लोगों का मेन क्रॉप होता है, जैसे गेहूं हो गया या फिर धान हो गया, उसको रखने के लिए ड्राई स्टोरेज चाहिए। अब हम देखते हैं ईयर वाइज जो हमारा स्टोरेज है ये अलग ही लेवल पे फ्लक्चुएट होता है। 18 में 3.68 मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन था स्टोरेज, वो बढ़ा, फिर लॉकडाउन में घटा 2020 में, 21 में फिर बढ़ा है। ये जितना बढ़े उतना अच्छा है हमारे लिए, ताकि जो किसान है उसको जो डिमांड और सप्लाई को अच्छा से वो मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि स्टोरेज रहेगा फिर डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो फिर बहुत बार देखेंगे टमाटर 10 रुपया किलो भी मिलता है, पर केजी मिलेगा, और बहुत बार टमाटर 100 रुपया भी किलो हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ होता है स्टोरेज की वजह से। स्टोरेज अगर सही से कर सकते हैं हम लोग तो इक्वली डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं हम लोग। और फिर अब हम लोग ये स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ देख लीजिए, ड्राई स्टोरेज होगा। और फिर देखते हैं जो कोल्ड स्टोरेज है, तो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स अभी कितना चल रहे हैं, तो 58, और कैपेसिटी कितना है, तो ये हो जाएगा 2,36,000 मेट्रिक टन। ये देख लिए हम लोग स्टोरेज पे। अब आते हैं जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। हॉर्टिकल्चर में तो फल फूल और वेजिटेबल्स आते हैं। तो वेजिटेबल्स देखते हैं। सबसे पहले तो वेजिटेबल्स झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, तो आलू, सब याद रखेंगे, फिर मटर छिमी, पीस, फिर कैबेज, पत्ता गोभी, ये सीक्वेंस याद रख लेना। और सबसे कम ग्रो किसका होता है, तो बीट रूट का। फ्रूट्स में देख लेते हैं तो मैंगो सबसे ज़्यादा होता है, फिर जैक फ्रूट होता है कटहल, और फिर आता है गुआवा हो गया अमरूद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईयर वाइज एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल। जो ये बार सब है, जितने वर्टिकल बार्स है, ये प्रोडक्शन हो गया ब्राउन कलर में, और जो रेड कलर का लाइन है ये एरिया हो गया। तो हम लोग देखते हैं एरिया 2021 में 20-21 में अच्छा बढ़ा है, जो एरिया है वो बढ़ रहा है, ग्रोइंग एरिया, और 21-22 में और ज़्यादा बढ़ा है, बढ़ के अच्छा खासा हुआ है।
और इसके वजह से हम लोग देख सकते हैं कि जितना एरिया में वेजिटेबल्स हम लोग लगा रहे हैं उसका अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो साथ में हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है। ये ब्राउन में देख सकते हैं प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट आते हैं हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर हो गया उधर। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री में क्या देखेंगे, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। लाइफ स्टॉक्स में क्या आता है कि जो पशुधन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पशुधन। किसान के पास कितना पशुधन है, मतलब उसके पास गाय कितना है, बकरी कितना है, कोई सूकर रखते हैं, सूअर कितना है, शीप्स कितने हैं, तो और मुर्गी क्या है, कितना नहीं है। पोल्ट्री पोल्ट्री फार्मिंग में जनरली तो अभी पिग्स और चिकन को ही रखा जाता है। जनरली तो चिकन सबसे ज़्यादा होता है पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे यहाँ। तो अब हम लाइफ स्टॉक्स में देखते हैं कि जो पशुधन है उसमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ है 2012 से 2019 में। तो म्यूल्स जो खच्चर होता है इसमें देखें -98% का आया है। हॉर्सेज एंड पोनीज इसमें -75% का आया है। और शीप्स जो भेड़ है, भेड़ में +1039% का वृद्धि हुआ है। तो इससे हमें पता चल गया कि लोग खच्चर रखना कम कर दिए। उसके बाद हॉर्सेस घोड़ा रखना कम कर दिए, लेकिन जो सीप्स रखते हैं, सीप्स का ग्रोथ हो गया है, बहुत ज़्यादा सब रखने लगे हैं कि भेड़ बहुत ज़्यादा रखने लगे हैं लोग। अब आते हैं डेयरी में। लाइफ स्टॉक के बाद आता है डेयरी में। तो डेयरी में जो एनुअल मिल्क प्रोडक्शन है झारखंड का कितना है, तो 23.21 LMT। और वही इंडिया का कितना है, तो 1984 LMT। और जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है ये कम है झारखंड में। हमारा कितना है, 182 ग्राम पर डे ही मिलता है, हालांकि जो नेशनल एवरेज है वो 406 ग्राम पर डे है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो यही है कि अगर पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी अगर कोई पूछ दे तो 182 ग्राम है और इंडिया का 406 ग्राम है। अब आते हैं फिशरीज़ पे। फिशरीज़ पे हम लोग किस किस टाइप के फिशेज़ रखते हैं, तो मेजर कार्प्स होता है वो सबसे ज़्यादा रखा जाता है 82%, फिर एक्जॉटिक कार्प्स हो गया वो 9%, फिर कैटफिश 8%, फिर माइनर कार्प्स हो गया वो 1% हो गया। फिशरीज से लेके बहुत सारे अभी झारखंड में 2012-13 से एक इम्पॉर्टेंट जो मुहिम चली है जिसको बोलते हैं केज फार्मिंग। ये झारखंड में बहुत अच्छे से चल रहा है। झारखंड में हमें पता है बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं, जैसे माइथन डैम हो गया, तिलैया डैम हो गया, कुनार डैम हो गया, फिर गेटलसूड हो गया। अभी प्रेजेंट का ही न्यूज़ है, गेटलसूड डैम में भी गेटलसूड डैम जो रांची में है वहाँ पे भी केज फार्मिंग का चेकिंग के लिए जो फिशरीज डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो गए थे। रिसेंट न्यूज़ है एकदम। तो बहुत सारे जितने सारे डैम्स है उसमें मैक्सिमम बहुत सारे डैम्स में क्या हो रहा है कि केज फार्मिंग किया जा रहा है। अब केज फार्मिंग कैसे करते हैं, अगर ये वाटर बॉडी मान लेते हैं, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अगर ये वाटर बॉडी हो गया और यहाँ पे कोई डैम कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ से डैम है, नदी को रोक लिए, यहाँ से अगर कोई गेट होगा वहाँ से पानी आगे बहेगा। अब केज फार्मिंग में क्या होता है कि जीआई का स्ट्रक्चर, जीआई होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, जो लोहा का पाइप होता है, उससे एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, ऐसा स्क्वायर बॉक्स बनेगा। तो ये स्क्वायर बॉक्स को यहाँ डाल देंगे पानी के अंदर, और इसमें पानी में तैरने के लिए बहुत कोई तो जैसे प्लास्टिक का जो ड्रम्स होता है उसको बांध देते हैं, या कोई भी और स्ट्रक्चर ताकि ये फ्लोट करे ऊपर में। और इसमें जाली रहेगा, ये जाली रहा, और ये डैम के अंदर ही है, ये सारा पानी है, ये पानी है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे केजेस बना देंगे, बहुत सारे केजेस बनेगा। अब इसमें हम लोग जो अंगरा है, जो फिश बेबीज़ है, इसमें डालेंगे और यहीं पे इसको ग्रो करेंगे। यही होता है केज फार्मिंग। केज के अंदर में मछली को ग्रो करते हैं हम लोग, और ये झारखंड इसमें पायोनियर है, मतलब कि ये लीड करता है झारखंड। बहुत अच्छा है झारखंड का जो केज फार्मिंग है, बहुत बहुत अच्छा है झारखंड में। और इसी की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि 2012-13 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, और इसी की वजह से जो फिश प्रोडक्शन है ये हम लोग इंक्रीज़ करते हुए देख सकते हैं। यहाँ से देखिए तो एकदम ये इंक्रीज़ हो रहा है, और ये अच्छी बात है फ़िश प्रोडक्शन के लिए, ताकि इसमें लोग भी अच्छा कमाएंगे और अच्छा फ़िश का क्वालिटी भी यहाँ के लोगों को मिलेगा।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज। अब हम क्लाइमेट चेंज से कोई भी ऐसा कोई नहीं होगा जो वाकिफ़ नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल थिंग नाउ। हम खुद देख रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि जो मौसम है उसमें चेंजेस आ गया है, वो मौसम में शिफ्टिंग आ गया है, ड्रास्टिक चेंजेस आता है। कभी भी बारिश होगा तो एक बार में बहुत ज़्यादा बारिश होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और सूखा पड़ेगा तो ड्राउट हिटिंग एरियाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं झारखंड में। तो वही वल्नरेबल कितना है, क्लाइमेट अगर चेंज होता है, वल्नरेबल का मतलब है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नाजुक स्थिति पे है, कि थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा, जिसको असर पड़ेगा उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल स्टेट है, या सॉरी स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट है, वो साहिबगंज है। और उसका जो इंडेक्स कितना है, इंडिसेस कितना है, तो 0.72। तो क्वेश्चन इतना ही आता है कि सबसे वल्नरेबल स्टेट कौन सा है, तो साहिबगंज है, उसके बाद पाकुड़ है, चतरा है, फिर गढ़वा, पलामू। तो ये साहिबगंज पाकुड़ हो गया संथाल परगना, फिर ये गढ़वा पलामू क्षेत्र से, और चतरा हो गया नॉर्थ, क्या कहते हैं, जो हमारा नॉर्थ छोटा नागपुर वाला एरिया आता है। तो इससे हम लोग याद रख लेंगे कि सबसे ज़्यादा है साहिबगंज का, फिर पाकुड़ का। अगर सीक्वेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि सीक्वेंस पूछ दे। जनरली पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन है, तो साहिबगंज है, और लीस्ट वनरेबल कौन है, तो वो है रामगढ़। ये दोनों पॉइंट, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स देखना है। और अगर अच्छा रहेगा कि टॉप 5 को देख लें तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। रिसेंट का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीड एक्सचेंज होता है झारखंड में। और झारखंड क्या बना है, सीड एक्सचेंज प्रोग्राम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला देश का सबसे पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट बना है। तो अब ये किसके साथ जो टाई अप किया है, तो सेटलमेंट, एक इंटरनेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कंपनी का नाम। सेटलमेंट के साथ कोलैबोरेट करके झारखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, तो ब्लॉकचेन का। और ये स्टेट जो देश में है फर्स्ट स्टेट बन गया है। अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीड डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसका जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कौन करता है, लैम्प्स एंड पैक्स। ये इंपॉर्टेंट है। लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, लैम्प्स हो गया, पैक्स हो गया, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। ये 2 सोसाइटीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं। अब लैम्प्स और पैक्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे जो चाहे तो अच्छा से पढ़ सकते हैं। ये दोनों क्या है, दोनों एक टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और किस में ऑपरेट करते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऑपरेट करते हैं दोनों। लैम्प्स एक हायर लेवल है, पैक्स ग्राउंड लेवल पे काम करता है। तो जो लैम्प्स होता है ये होता मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और इसको मेनली किसके लिए बनाया गया था, तो ट्राइबल वुमेन को इनक्रेज करने के लिए बनाया गया था। और इसमें होता क्या है, तो प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है इसमें। किस फील्ड में, तो एग्रीकल्चर फील्ड में। और इसमें ध्यान रखना है कि ये मेनली पहले ट्राइबल वुमेन्स को टारगेट किया करता था, अभी सबको टारगेट करते हैं ताकि एग्रीकल्चर में बेनिफिट हो। जो भी जो बैकवर्ड हमारे सेक्शंस है, हमारे सोसाइटी के जो बैक लिंकिंग सेक्शंस है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए। और इसके थ्रू क्या होता है, सीड्स दिया जाता है, फर्टिलाइजर्स दिया जाता है, पेस्टिसाइड्स दिया जाता है, सारे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें जो हायर लेवल पे, अगर 2 लेवल पे मानते हैं तो लैम्प्स अपर लेवल पे है। और जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, जो डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट करता है, वो होता है पैक्स। ये आ गया है पैक्स। नेक्स्ट ये ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, ये हम लोग देख लिए। ये डायरेक्ट जो बोरोवर्स है उन लोगों को क्रेडिट देगा, लोन देगा, और मतलब थोड़ा लोन्स भी मिलता है। तो उसमें पैक्स हमारा काम में आता है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं, जैसे यहाँ से पॉइंट देखते हैं। दे सर्व एज द फाइनल लिंक बिटवीन द अल्टीमेट बोरोवर एंड द हायर फाइनेंशियल एजेंसीज, नेमली द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एंड द RBI, NABARD. पैक्स प्ले अ colossal role in bringing farmers communities closer to credit, inputs, market and value addition. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैम्प्स एंड पैक्स। ये बहुत इसके बारे में अच्छे से और कोई डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, तो झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना, वही जो हम लोगों ने क्रेडिट प्लान और इंश्योरेंस प्लान पे देखा था, तो ये यहाँ पे जो ऋण माफ़ी होता है ये इंश्योरेंस में आ जाएगा। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, हेल्थ कार्ड जिसमें हम सॉइल का हेल्थ उसमें कितना क्या कंपोनेंट्स है क्या नहीं, क्या सॉइल का हेल्थ सही है कि नहीं, इसके थ्रू हम लोग सॉइल का हेल्थ हम लोग मतलब मेज़र करवा सकते हैं। फिर आता है नेशनल एग्रीकल्चर ई मार्केट, ई नाम, इसके बारे आगे अभी इम्पोर्टेंट है तो इसको और अच्छे से देखेंगे। फिर सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आत्मा प्रोग्राम, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फिर ब्रिंकिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, फिर बिरसा फसल विस्तार योजना, इसको भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेंगे। फिर समेकित बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला, इसको भी देख लेंगे। अब आते हैं जो ई नाम के बारे में था, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये क्या है, एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है। वो क्या करता है, सारे एपीएमसी जो मंडीज़ है ना, सब्जी मंडी नहीं बोलेंगे, जो जहाँ पे हमारे फसल का खरीद बिक्री होता है। झारखंड में वैसा मंडी नहीं है, जैसे हरियाणा में, पंजाब में मंडीज़ अवेलेबल होता है, एपीएमसीज बोलते हैं जिसको, जहाँ पे जो एमएसपी दिया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसके लिए फार्मर्स भी अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, तो वो वैसे एपीएमसी मंडीज़ बनते हैं बहुत सारे। झारखंड में भी अगर होगा तो हज़ारीबाग में मंडी होगा, आई थिंक सो, हज़ारीबाग में मंडी है एपीएमसी का। तो इसको क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो एपीएमसी को कनेक्ट करता है, और क्या होता है कि उसको ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट कर देता है। अब जैसे कि हमारे पास जैसे दलहन हो गया, पल्सेज है हमारे पास, फिर हमारे पास राइस है, पैडी, तो अगर मंडी में अवेलेबल है, स्टॉक किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ई नाम मतलब जो वेबसाइट होगा वहाँ पे हम लोग लिस्ट करेंगे। यहाँ पे लिस्ट हो गया कि झारखंड का इस एरिया में ये अवेलेबल है, किस क्वांटिटी में अवेलेबल है, और जो भी जो ख़रीदने वाला है वो यहाँ से देख के फिर ख़रीद सकता है डायरेक्ट। वही है, इट इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम दैट कनेक्ट्स द एग्जिस्टिंग एपीएमसीज टू फॉर्म ए यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जैसे हमारा अमेज़ॉन हो गया, वैसे ही ई नाम हो गया, यहाँ पे हमारा सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। एक वेबसाइट है ई नाम करके। अब जिसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो एसफैक है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये इसको याद रखना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो एसफैक है। झारखंड हैज़ जॉइन द टॉप 5 स्टेट्स इन द कंट्री इन ट्रेडिंग थ्रू ई नाम। हाँ वही, अब ये रहा मंडी, सॉरी अभी हम बिना देखे बोल रहे थे। यहाँ पे एक हज़ारीबाग में मंडी है, देवघर में मंडी है, गढ़वा में है, रांची में है और डाल्टनगंज में है। और ट्रेडिंग क्वांटिटी और डिजिटल पेमेंट्स इन लैक्स में देख सकते हैं कितना कितना है। बस यहाँ पे देख सकते हैं कि मंडीज़ कहाँ कहाँ पे है, हज़ारीबाग, देवघर, गढ़वा, रांची और डाल्टनगंज में। और झारखंड टॉप 5 में पहुँच गया, ये भी याद रखना है, टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्कीम जो कि है समेकित बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, और शॉर्ट में क्या होता है, कृषक पाठशाला। अब नाम इससे पता क्या चल रहा है, अगर पाठशाला है तो कुछ पढ़ाया जाएगा, और कृषि से रिलेटेड क्या किया जा सकता है, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा सकता है। अब क्या किस किस सेक्टर में कराया जा सकता है, तो एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज़ में एंड पिग फार्मिंग में, इन सब में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए बजट कितना अलॉकेट की है जो सरकार है, वो 90 करोड़ है। अब इसमें टोटल लैम्प्स और पैक्स कितने हैं, तो ये रहा, नंबर ऑफ़ लैम्प्स इतने हो गए, नंबर ऑफ़ पैक्स इतने हो गए, और नंबर ऑफ़ व्यापार मंडल्स कितने हैं, तो 77 है। स्पेशल टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, 9000 है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, तो लैम्प्स एंड पैक इन द स्टेट, ये भी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसमें बजट एलोकेटेड कितना है ये रखना है याद, और किस किस फील्ड में ट्रेनिंग मिलता है, और व्यापार मंडल कितना है वो देखना है। अब जो इसी के तहत जो गवर्नमेंट का हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जेएमएम और क्या बोलते हैं, जो कोलिशन गवर्नमेंट है जेएमएम और कांग्रेस का, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका जो गोल क्या है, गोल ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट है अबुआ राज। वो चाहता है अपना राज हो, सेल्फ डिपेंडेंसी हो झारखंड में, वही अपना राज, अबुआ राज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो कोऑपरेटिव डिवीज़न है,
जो कोऑपरेटिव्स है उसके द्वारा कौन कौन से मेजर स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। तो झारखंड स्टेट फसल राहत योजना, फिर 5,000 मीट्रिक टन का एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है, डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रिक्ट्स पे बनाया जा रहा है। फिर वर्किंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द नोडल लैम्प्स पैक्स और व्यापार मंडल डूइंग एग्रीकल्चरल वर्क इन द ब्लॉक। फिर देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पावर्ड, जो 5 मिलियन टन का जो मिनी कोल्ड रूम है वो बनाया जा रहा है, जो कि सोलर पावर्ड रहेगा। और क्रिएशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी कितना, तो 500 मिलियन टन से लेके एंड 100 मिलियन टन का लैम्प्स और पैक्स में बनाया जा रहा है, ये दोनों। तो ये तो सारा हो गया कोऑपरेटिव डिवीज़न का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होगा। इसमें हम लोगों ने लैंड रिसोर्सेज देख लिया, टोटल एरिया, ये लैंड रिसोर्स में क्या जाता है, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया। फिर नेट सोन एरिया देख लिए, सॉरी एरिया, नेट सोन एरिया कितना हो गया। और इसमें हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देख लिए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देख लिए, तो ये कितना है, झारखंड में 3 है। फिर क्रॉप में क्या देख लिए, तो हम इसमें एरिया देखें, फिर प्रोडक्शन देखें और यील्ड देखें। वैसे खरीफ और अभी दोनों क्रॉप का देख लिए। फिर इनपुट्स में इरिगेशन देख लिए, माइक्रो इरिगेशन भी देख लिए, और ऐसे जो नॉर्मल इरिगेशन होता है सबसे ज़्यादा वेल के थ्रू होता है 37%, वो भी देख लिए। फिर फर्टिलाइजर्स देख लिए, उसका कंपोनेंट्स देख लिए। फिर हॉर्टिकल्चर को भी अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री भी अच्छे से पढ़ लिए। फिर जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थे उसके बारे में भी देख लिए। अब फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार, थैंक यू।